जय हिंद बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर डिस्कस करेंगे द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो देखिए, जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 है, इसके कई नाम हैं। ब्रिटिश के अकॉर्डिंग इसको अपराइजिंग रिवोल्ट ऑफ 1857 भी कहा जाता है और सिपाही म्यूटिनी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिपाही थे वो मौजूद थे, उनके कारण ये विद्रोह हुआ था। और इंडियन हिस्टोरियंस हमें इस बार को द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस मानते हैं, क्योंकि ये पहली लड़ाई थी हमारी आज़ादी के लिए। तो देखिए, इसमें लड़ाई में क्या हुआ था, रीज़न क्या था इसका मेन, कि जो हमारे सिपाही थे, इंडियन सोल्जर्स थे, उनको कार्ट्रिजेज यूज़ करने के लिए कहा था। कार्ट्रिज क्या थी, बेसिकली पेपर में रैप किए हुए बुलेट्स थे, जिनको कि ग्रीस से लगाई हुई थी पेपर को। तो उनको चलाने से पहले उनको पहले टीयर करना पड़ता था दाँतों से, तो जहाँ हाथों से पकड़ कर। तो इससे हमारे जो इंडियन सोल्जर्स थे, उन्होंने सोचा कि इसको यूज़ करने से हमारा जो धर्म है वो नष्ट हो जाएगा, इसलिए उन्होंने इसको यूज़ करने से मना कर दिया। उनके मना करने से एक रिवोल्ट हुआ अप्रैल 1857 में, कि हम कार्ट्रिजेज़ को नहीं यूज़ करेंगे। तो उसके कारण उन्होंने जब मना कर दिया, तो उनको कोर्ट मार्शल कर दिया गया। तो कोर्ट मार्शल के बाद उनको 10 साल की सज़ा दी गई। तो कुछ समय बाद रेजिमेंट ऑफ द सोल्जर्स जो मेरिट में थे, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया 10 मई 1857 को। और उन्होंने जेलों से अपने जो पुराने सिपाही थे, जिन्होंने कार्ट्रिजेज यूज़ करने से इनकार करते थे, उनको भी छुड़ा दिया। और वो सभी के सभी सिपाही दिल्ली की तरफ मार्च करना शुरू हो गए। तो देखिए, वो दिल्ली जाने के लिए मेरठ से दिल्ली की तरफ गए। तो मोदी नगर, मुरादनगर, गाज़ियाबाद की तरफ से होते हुए वो दिल्ली गए। तो देखिए, सिपाहियों का समूह जो कि रेवोल्यूशनरी था, जो कि मेरठ से था, जो कि बगावत के मूड में था अंग्रेज़ों के खिलाफ, वो दिल्ली जाता है। तो दिल्ली जाके देखिए वो क्या करेंगे वहाँ पर, क्योंकि दिल्ली अपना मेन सेंटर था उस समय ब्रिटिशर्स का। तो दिल्ली को कैप्चर करने के लिए वो सभी के सभी दिल्ली की तरफ कूच करने लगे। तो वो वहाँ पे मेनली रेड फोर्ट में गए। लाल किला जमुना नदी के साथ लगता है। तो जो सिपाही थे, उन्होंने जमुना नदी को क्रॉस किया और क्रॉस करके रेड फोर्ट में पहुँचे। तो रेड फोर्ट में क्या खासियत थी, एक्चुअली रेड फोर्ट में हमारे एक मुस्लिम एम्परर जो कि बहुत पुराने थे, बहादुर शाह जफ़र, वो वहाँ पे थे। तो ये सिपाही जो विद्रोही थे, जो कि विद्रोह कर रहे थे, वो मुग़ल एम्पायर बहादुर शाह जफ़र को मिलने गए। उनसे उन्होंने प्रार्थना करी कि सर, आप इस रिवोल्ट में हमारे इस विद्रोह में हमारा साथ दें, हमारी लीडरशिप करें, क्योंकि उनको शहंशाह हिंदुस्तान कहा जाता था। तो जो मुग़ल एम्पायर थे वो मान गए और उन्होंने सिपाहियों का नेतृत्व किया। तो सिपाहियों ने दिल्ली की सिटी को कैप्चर कर लिया था। उन्होंने जो इंग्लिशमैन थे वहाँ पे, उनको मार दिया था। और उनके जो सरकारी दफ्तर थे, उन दफ्तरों को नष्ट कर दिया था। और भारी तादाद में उन्होंने वहाँ पे विद्रोह किया, काफ़ी नुकसान किया इंग्लिशमैन का, ब्रिटिश वालों का। तो जो सरकारी बिल्डिंग्स थी, सरकारी दफ्तर थे, वो भी उन्होंने डैमेज कर दिए। तो देखिए, ये रिवोल्ट जो था जल्दी ही देश के बाकी हिस्सों में बँट गया। तो इस रिवोल्ट की ख़ासियत ये थी कि इसमें किसानों ने, जो कि हमारे किसान थे, पीसेंट्स थे, जो कि ब्रिटिश से दुखी थे, उन्होंने भी, आर्टिसंस थे, जो हैंडीक्राफ्ट्स थे, उन्होंने भी हमारा साथ दिया मिलकर। और जो अपने एजुकेटेड इंडियंस थे, वो भी इस रिवोल्ट का हिस्सा बने थे, वो भी इस विद्रोह का हिस्सा बने थे। और उनके साथ ही जो हमारे हिंदू मुस्लिम दोनों लोग बरादरी के मिलजुल कर इस विद्रोह में शामिल हुए थे। तो इसमें डिफरेंट सेक्शन जो सोसाइटी के थे, उन्होंने हैंड जॉइन किए थे इस विद्रोह में, और हीरो की तरह वो ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़े थे। तो देखिए, ये रिवोल्ट जो था अदर प्लेसेस में भी हुआ था, जैसे कि आप मैप में देख सकते हो, मेरठ में, दिल्ली में, ग्वालियर में, कानपुर में, झांसी में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, बरेली में, पटना में, सितारा में। लेकिन जो मेन इवेंट्स थी वो था नाना साहब, जो कि कानपुर से थे, और अपना अवध से तात्या टोपे इस रिवोल्ट का एक अहम हिस्सा थे, क्योंकि ये थोड़ा-सा ज़्यादा सेंटर रहे थे इस विद्रोह में। बाकी भी थे जो जो मेरठ, दिल्ली, ग्वालियर दिखा रखे हैं, पटना वगैरह। लेकिन एक बेगम हज़रत महल भी अपना अवध से थे, जो कि इस रिवोल्ट में काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव थे। इधर अपना झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई, ये भी इस रिवोल्ट में ख़ास इन्होंने योगदान दिया था। तो ये रिवोल्ट और जगह भी हुआ, लेकिन जहाँ मेजर रीज़न थे। तो देखिए, जो सेंटर था रिवोल्ट का वो दिल्ली था। लेकिन
कुछ ऐसे हिस्से भी थे अपने देश में जहाँ पर इस रिवोल्ट को कोई सपोर्ट नहीं किया गया, जैसे कि सिख लीडर्स थे हमारे पंजाब में, उन्होंने इस रिवोल्ट को कोई योगदान नहीं दिया, कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं दिया। अफ़गान्स थे और गोरखास थे जो हमारे जम्मू कश्मीर साइड, उन्होंने भी इस विद्रोह में कोई हिस्सेदारी नहीं दी, बल्कि वो इस विद्रोह से दूर रहे, उन्होंने अपनी दूरी बनाए रखी। हमारे जो बॉम्बे रेजिमेंट्स के सैनिक थे और मद्रास रेजिमेंट के सैनिक थे, उन्होंने भी इस विद्रोह में कोई ज़्यादा भागीदारी नहीं की, वो साइलेंट रहे, उन्होंने कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया। तो जो हमारे नवाब थे, हैदराबाद के नवाब थे, जो कि सेंटर में पड़ते इंडिया के, उन्होंने भी इस विद्रोह में कोई ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं डाली। और जो ग्वालियर है, जो कि दिल्ली और झांसी के बीच में आता है, वहाँ के रूलर्स ने भी इस विद्रोह में कोई ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं किया, वो इस विद्रोह से दूर रहे। तो निज़ाम से हैदराबाद के वो भी इस विद्रोह से दूर रहे। तो मीन्स सारा का सारा देश इस विद्रोह में शामिल नहीं था। कुछ ऐसे भी पार्ट्स थे हमारे देश के जो कि इस विद्रोह से दूर थे। तो देखिए इसके कॉजेज़ क्या थे, इसके कारण क्या थे? एक तो देखिए पॉलिटिकल कारण थे, राजनीतिक कारण, इकोनॉमिकल जो पैसे से रिलेटेड कारण थे। थर्ड इसमें सोशल काजेज़ थे, सोशल कारण थे भी सोसाइटी से रिलेटेड। इसमें रिलीजियस कारण भी थे। इसमें मिलिट्री के रीजंस भी थे। ये विद्रोह एक कारण से नहीं हुआ, कई कारणों से हुआ, और कुछ इमीडिएट जो एकदम से कुछ कारण उस समय के आसपास हुए, वो भी कुछ कारण थे। तो आइए डिस्कस करते हैं एक-एक को। सबसे पहले डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल कारणस का कि पॉलिटिकल काजेज़ क्या थे। देखिए जो बहादुर शाह जफ़र थे, जो मीन्स रूलर्स थे, हमारे राजा थे। इसी तरह ही हमारे यो तात्या टोपे ग्वालियर के थे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, और नाना साहेब कानपुर से। इनका पर्सनल मैटर था अंग्रेज़ों के साथ, जैसे शुरू से ही अंग्रेज़ों से दुश्मनी रखते थे और ये अपने अपने मकसद के लिए, अपने किंगडम्स के लिए लड़ रहे थे ब्रिटिश से। तो दूसरा पॉलिटिकल रीज़न था कि कॉमन पीपल था, जो थे हमारे दिल्ली, लखनऊ, ग्वालियर के अदर प्लेसेस के, उनकी कोई इच्छा नहीं थी कोई पावर की या मनी की। वो सिर्फ़ अपने इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि वो चाहते थे कि ये जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी का रूल है वो हमारे देश से ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये सब लोग इस चीज़ों से बहुत दुखी थे। तो हमारे जो कॉमन पीपल थे उनको कोई मनी का, कोई पावर का, मीन कोई पॉलिटिकल पोजीशन का कोई उनको लालच नहीं था। उनको जस्ट यही था कि ये इन लोगों को हम यहाँ से निकाल दें। तो इसलिए उन लोगों ने ये पॉलिटिकल रीजंस में आते हैं, तो इन्होंने इस रिवोल्ट का पार्ट बने थे, जस्ट इसलिए कि ये वो अंग्रेज़ों को यहाँ से निकाल सकें या इनका रूल बंद कर सकें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अत्याचार करते थे हमारे इंडियंस के ऊपर, हमारे पीसेंट्स के ऊपर, हमारे बाकी आर्टिशंस के ऊपर। तो देखिए जो लॉर्ड डलहौजी था, एक पॉलिटिकल रीज़न ये भी था कि लॉर्ड डलहौजी ने एक रूल बनाया था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। मीन्स अगर किसी राजा के कोई संतान नहीं है तो वो कोई और संतान को गोद नहीं ले सकता, और जैसे ही वो राजा मर जाएगा, उसका जीवन ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद जो उसका जो जितना भी किंगडम है वो अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ जाएगा। तो ये एक रीज़न, मेजर रीज़न था, पॉलिटिकल रीज़न, डॉक्ट्राइट ऑफ लैप्स। इस कानून से राजा काफ़ी प्रभावित थे, उनको लगता था कि हमारा राजपाट एक दिन अंग्रेज़ों के पास चला जाएगा। और देखिए जो ब्रिटिश वालों की रॉन्ग पॉलिसीज़ थी, इससे भी हमारे राजा थे जो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। जो ब्रिटिश वाले थे, ये कई बार हमारे राजाओं के साथ कई संधियाँ करते और बाद में अपनी मर्ज़ी से उनको तोड़ देते थे। इसके कारण भी हमारा जो राजा थे उनको ट्रस्ट नहीं था अपने ब्रिटिश वालों पे। तो ये भी कारण था, एक पॉलिटिकल कारण, जिसके कारण ये विद्रोह हुआ। तो देखिए एक नवाब थे, नवाब वाजिद अली शाह, जो कि अवध के नवाब थे। उनके साथ उन्होंने ट्रीटी की कि आप कोई यूरोपियन अपनी सर्विस में नहीं अपॉइंट करोगे विदाउट द अप्रूवल ऑफ द रेजिडेंट, जो कि उनके कोर्ट में एक बंदा था इनका अंग्रेज़ों का, उसकी परमिशन के बिना ये कोई भी बाहर से कोई यूरोपियन को रख नहीं सकते थे। तो लेकिन इन्होंने ये वादा तोड़ दिया और अवध को बाँट दिया, और अब जो अपने नवाब साहब थे उनको निकाल दिया वहाँ से। तो उसके बाद जो बेगम हज़रत थी उन्होंने राजपाट सँभाल लिया। तो ये पॉलिटिकल रीज़न थे। अब देखिए डिस्कस करते हैं इकोनॉमिकल रीज़न्स में। तो देखिए जो किसान थे, हमारे पीसेंट्स थे, वो काफ़ी परेशान थे, क्योंकि जिन लोगों ने काफ़ी हमें फ़ोर्स कर रखा था कि हम ग्रो करें कमर्शियल क्रॉप्स को, जिससे कि इनको ज़्यादा बेनिफिट था, इनको ज़्यादा पे करना पड़ता था टैक्स वगैरह। अगर ये ऐसा नहीं करते, टैक्स नहीं पे करते, तो इनको होमलेस कर दिया जाता था, इनकी लैंड वगैरह छीन ली जाती थी, इनकी ज़मीनें छीन ली जाती थी। अगर ये टैक्स नहीं पे करते थे तो उनको जेल कर दी जाती थी, इनको काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था। तो इस बात से पीसेंट्स काफ़ी नाराज़ थे। बाकी देखिए जैकनी की रीज़न इकोनॉमिकल ये था, पैसे रिलेटेड, क्योंकि जो हमारा रॉ मटेरियल था वो चीप रेट पे, सस्ते रेट पे हमारे इंडिया से इंग्लैंड भेजा जाता था, बहुत कम लागत पे, और वहाँ से वो फिनिश्ड गुड बन के
फाइनल माल बन के वो हमारे इंडिया में हाई रेट पे द्वारा आके बिकता था, जिससे कि हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, हमारी इंडस्ट्री है, वो टूट गई, उसका सिस्टम ख़राब हो गया और उससे हमारे जो क्राफ्ट्समैन हैं उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, उन्होंने और कामों में अपना काम करना शुरू कर दिया। तो एक और रीज़न था देखिए कि जैसे कि अब्द को ब्रिटिश वालों ने ले लिया था, तो वहाँ पे जो नवाब थे, तो नवाब की जो ऑफिशियल्स थे, आर्मी थे, उनको उन्होंने ब्रिटिश वालों ने भंग कर दिया था। तो इसके कारण 60,000 के आसपास जो सोल्जर्स थे वो जॉबलेस हो गए थे, जिसके कारण इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। तो ये इकोनॉमिकल रीजंस में आते हैं जो कि इस रिवोल्ट के, इस विद्रोह के कारण बने। अब सोशल की बात करें तो सोशल में सामाजिक में क्या था कि कई इंडियंस को अपोज करते थे वेस्टर्न एजुकेशन को, वो नहीं चाहते थे कि हम इंग्लिश भाषा में पढ़ें, वो नहीं ट्रैवल करना चाहते थे, हमारे इंडियंस को ट्रैवल नहीं करने देते थे ये इंडियन ट्रेन्स में फर्स्ट क्लास में। तो ब्रिटिश हमें छोटा सोचते थे, हमें नीच सोचते थे, ये सोशल काजेज़ थे जिसके कारण ये विद्रोह कुछ हद तक हुआ। एक रिलीजियस कॉजेज़ भी थे कि जो हमारा हिंदू लॉ था प्रॉपर्टी का, कि अगर एक हिंदू फैमिली है तो उसमें हिंदू फैमिली तब में एक दूसरे मेंबर का पार्ट है जब तक वो हिंदू ही है। अगर मान लीजिए कोई बंदा हिंदू फैमिली से कोई क्रिश्चियन बन जाता है, कोई और धर्म अपना लेता है, तो उसको कोई भी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता था। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया, इस कानून को चेंज कर दिया और चेंज करने के बाद ये इसमें चेंज कर दिया कि कोई भी अगर फैमिली छोड़कर हिंदू फैमिली छोड़कर कोई और धर्म अपनाता है, तब भी उसको उसकी प्रॉपर्टी में शेयर मिलेगा, उसकी फैमिली प्रॉपर्टी में शेयर मिलेगा। तो इससे लोग नाराज़ थे। तो एक और बात वहाँ पे एक अफ़वाह फैली उस समय सोसाइटी में जो रिलीजियस थी, कि जो ब्रिटिश वाले हैं उन्होंने हमारे जो मिठाइयाँ हैं, हमारे जो आटा है उसमें मिक्स कर दिया है बोन पाउडर, मीन हड्डियों का चूरा। तो एक अफ़वाह फैली कि हड्डियों का चूरा हमारे अंग्रेज़ों ने हमारे देश में जो भी आटा है हमारा खाने वाला अनाज और जो हमारा स्वीट्स है, मिठाइयाँ हैं, उनमें इन्होंने मिक्स कर दी हैं और इससे हमारा जो धर्म है वो नष्ट हो जाएगा। इसके कारण रिलीजियस जो थी विद्रोह अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गया था, लोगों को नफ़रत हो गई थी रिलीजियस भी इन लोगों से। तो नेक्स्ट रीज़न था मिलिट्री कॉजेज़ में। तो मिलिट्री में देखिए क्या था, जो हमारे इंडियन सिपाही थे, अगर उनकी बात करें तो इंडियन सूबेदार एक सिपाही की जो हाईएस्ट रैंक की सैलरी होती थी वो बहुत कम होती थी उस मिनिमम सैलरी से जो कि एक नए यूरोपियन को दी जाती थी। और सेकंड रूल ये बनाया इन्होंने कि जो नया कोई बंदा रिक्रूट होगा उसको बाहर जाना पड़ेगा, और हमारे लोग बाहर जाने से ये सोचते थे कि हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। और एक इमीडिएट रीज़न ये था कि जो हमारे मेरठ में जो कैंटोनमेंट में जो हमारे सिपाही थे उनको ग्रीस कार्ट्रिजेज़ यूज़ करने के लिए कहा गया था, और वहाँ पे जो मंगल पांडे नाम के एक जवान थे, उन्होंने इसको लिए सरेआम इनकार कर दिया था, जिसके कारण उनके साथ उन्होंने अरेस्ट किया उनको और उनको सज़ा दी, और जिसके कारण और लोगों ने भी और सिपाहियों ने भी विद्रोह कर दिया था। तो ये इमीडिएट रीज़न था। तो देखिए ये सुप्रेशन ऑफ रिवोल्ट, ये रिवोल्ट था जिसको दबा दिया गया था। इसके कुछ रीज़न्स थे। इसका कारण क्या था कि ब्रिटिश मिलिट्री ने, ऑफ़िसर्स ने हमारे देश में दिल्ली को अच्छी तरह से कैप्चर कर लिया और उनको फ्री कर लिया था हमारे सिपाहियों से, और हमारे हज़ारों अपने हंड्रेड की क्वांटिटी में हमारे लोगों को मार दिया। तो जो दिल्ली था हमारा सेंटर था रिवोल्ट का, तो उन्होंने हमारी दिल्ली को फ्री कर जो हमारे बहादुर शाह जफ़र थे, जिनके लीडरशिप में ये रिवोल्ट चल रहा था, उन्होंने उनको भी पनिशमेंट दी, उनको भी पकड़ने की कोशिश की और उनको अपना रंगून भेज दिया, और उनके जो 2 लड़के थे, उनको डेड कर दिया था, मार दिया था, शूट कर दिया था, क्योंकि उनके ऊपर इल्ज़ाम आ गया था कि उन्होंने एक इंग्लिश मैन, एक वुमन और चिल्ड्रंस को मारा था। तो इससे क्या हुआ, उनके ऐसे मरने से, उनके लीडर के मरने से, ये जो सिस्टम था सारा, इसकी बैकबोन थी जो विद्रोह की, वो टूट गई थी। बाकी लखनऊ उन्होंने दोबारा कैप्चर कर लिया था। रानी लक्ष्मीबाई जो थी, वो झांसी में वो उनको लड़ाई में शहीद हो गए थे। तात्या टोपे को पकड़ लिया गया था और उनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। तो जिसके कारण क्या था जी, जो विद्रोह था ये दब गया। तो ये एंड हो गया था विद्रोह का। अब देखिए कॉजेज़ क्या थे, फेलियर क्यों हुआ ये विद्रोह? पहला रीज़न था इसका कि ये जो रिवोल्ट था एकदम से फूट गया था। इसकी कोई डेट फिक्स नहीं थी। ये फिक्स डेट से पहले आया। सेकंड क्या था, हमारे अंदर यूनिटी नहीं थी लोगों में। जो नाना साहब और टोपे थे, वो अपने मराठा पावर के लिए लड़ रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई अपनी किंगडम के लिए लड़ाई कर रही थी। तो जो सिपाही थे बंगाल के, वो मुगल की ग्लोरी के लिए लड़ रहे थे। तो इन रूलर्स में कोई यूनिटी नहीं थी, सेकंड रीज़न था। और थर्ड रीज़न ये था कि गोरखाज़ ने, सिख ने, ग्वालियर्स के राजाओं ने, नवाब्स ने, मद्रास रेजिमेंट ने, बॉम्बे रेजिमेंट ने और कुछ हिस्सों में, जो हमारे देश के कुछ हिस्सों ने इस विद्रोह में कोई पार्ट नहीं लिया, जिसके कारण ये विद्रोह थोड़ा-सा वीक रहा। अगर सारे इंडिया में ये विद्रोह हो जाता तो हो सकता था हम आज़ाद हो जाते।
तो देखिए जो हमारे इंडियन सिपाही थे उनके पास मॉडर्न वेपन्स नहीं थे, हमारी आर्मी इतनी ज़्यादा सॉलिड नहीं थी, उसका कोई लीडर नहीं था, उसके पास कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था, जिसके कारण ये विद्रोह फेल हो गया था। और देखिए अब देखते हैं, डिस्कस करते हैं रिजल्ट ऑफ द रिवोल्ट। रिवोल्ट का क्या नतीजा निकला? नतीजा ये निकला, जो हमारा रूल था, जो हमने हमारे ऊपर रूल कर रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो सारा का सारा रूल अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया, मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में चला गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथों में चला गया। अब वो लोग डायरेक्ट हम पे कोई भी रूल नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते थे, जो भी रूल बनने थे वो ब्रिटिश के अकॉर्डिंग बनने थे। तो ब्रिटिश ने हमारी जो आर्मी थी उसको ज़्यादा अपने आर्मी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया कि आगे से ऐसा रिवोल्ट ना हो। हमारे प्रिंसेस को एश्योरेंस की गई कि तुम्हारे जो राज्यों को अब नहीं बाँटा जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि दोबारा से कोई रिवोल्ट हो। तो जैसे ब्रिटिश के हाथों में आया ये रूल, तो उन्होंने हमारे रिलीजन की फ्रीडम कर दी कि आप कोई भी रिलीजन कैसे भी फ्रीडम से अपनाओ, हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें कोई लेना-देना नहीं इससे। तो इंडियंस को ये भी एश्योरेंस किया गया कि आपको हायर पोस्ट पे भी आपको हम रखेंगे विदाउट एनी भेदभाव। तो ये सब ब्रिटिश के रूल के आने के बाद हुआ था। और जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था, जो कि ब्रिटिश रूल से पहले अपनाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उसको भी रद्द कर दिया गया था कि अब कोई ऐसा रूल नहीं लगाया जाएगा। तो रिवोल्ट क्या था, एक अपना सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बना। तो हमारे इंस्पिरेशन का जो लेटर फ्रीडम फाइटर्स थे, और जो मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई, ये लोग ने अपना नाम बनाया इंडिया में, हाउस होल्ड्स में, हर घर में इनका नाम हो गया। तो इससे रिवोल्ट को काफ़ी वो मिला, बल मिला।